Good morning, dear students. In the time of the pandemic, the doing your work is the responsibility of yours own. अपना काम करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में भी सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और टीचर्स आपके सामने हैं नहीं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो भी काम करना है आपको, जो भी स्टडी से रिलेटेड काम करना है, वो आपको अपने जिम्मेदारी के लिए अपने जिम्मेदारी समझकर ही काम करना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, लापरवाही करेंगे, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं कि अपना काम समय से न करने से, आलस करने से कितना नुकसान हो सकता है। एक बार क्या हुआ, एक कौवे में और गिलहरी में दोस्ती हो गई। तो क्या हुआ, उन्होंने तय हुआ कि हम लोग साल भर परेशान रहते हैं खाने पीने के लिए, ऐसा करते हैं चलो मिलकर खेती कर लें, अनाज इकट्ठा हो जाएगा तो साल भर आराम से मज़े से खाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो जुताई का टाइम आया। गिलहरी ने कौवे से कहा कि चलो खेत की जुताई कर लें। ठीक है, कौवे ने कहा ठीक है चलो हम आते हैं। ठीक, गिलहरी गई, खेत जोत दिया उसने, कौवा नहीं आया। चलिए ठीक है, दोस्ती है भाई। बुवाई का टाइम आया, बुवाई के टाइम पे भी गिलहरी ने कहा चलो खेत की बुवाई कर लें। ठीक है चलिए हम आ रहे हैं। गिलहरी पहुंच गई, उसने बुवाई कर डाली, कौवा तब भी नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं आया। आगे ऐसे ही काम चलता रहा, खेत के पानी लगा, सब कुछ पानी ही लगाना पड़ा, लेकिन जो है कौवा नहीं पहुंचा। अब लास्ट में फसल कटाई का समय आया। फसल कटाई के समय पर गिलहरी ने फिर कहा कौवा चलो अपनी फसल पक गई है, चलो काट लें। कि ठीक है चलो हम भी आ रहे हैं। गिलहरी पहुंच गई, काटती रही बेचारी, काट लिया उसने। अब आया टाइम मड़ाई का, और कौवा मड़ाई के टाइम पर भी नहीं पहुंचा। अब गिलहरी मड़ाई कर डाली, उसने आधा हिस्सा भी कर लिया। कौवे से कहा चलो आधा हिस्सा हो गया, अपना अपना हिस्सा उठा लो। कि ठीक चलो हम आते हैं। तो गिलहरी गई, अपना आधा हिस्सा उठा लाई और कौवे का आधा हिस्सा वहीं पे रखा रह गया। कौवा नहीं गया। कुछ दिनों बाद पानी बरस गया और पानी बरसने से पूरा अनाज उसके कौवे के हिस्से का बह गया। जब पहुंचा, जब उसको बरसात होने लगी, जब उसको खाने की याद आई, तब पहुंचा वो खेत पर, देखें तो पूरा अनाज बह गया, सड़ गया, बिल्कुल बेकार हो गया। तब उसको एहसास हुआ कि अगर हम समय पर पहुंच जाते, अपना काम करते रहते, तो हमें अब ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती। तो इस तरीके से अपना काम आप स्वयं से करें, जिम्मेदारी से करें और समय से करें, तो आप कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, ठीक। अब हम स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं। तो अपने चैप्टर्स कंप्लीट हो गया था पहले सर्किल का। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर भी है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सारे एग्जाम्पल, सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, सारी थ्योरम्स हैं, इसमें थ्योरम्स मेन हैं। थ्योरम्स बहुत लगन से, बहुत ही तरह अब मन से कंप्लीट करना है। अगर ज़रा भी आपने लापरवाही कर दी, आपको बिल्कुल भी ट्रायंगल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ट्रायंगल शुरू करने से पहले हम चैप्टर है अपना 6, जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स का, अब इस ट्रायंगल में जो बात करते हैं शुरुआत इसके बारे में, कई टाइप के शेप्स, कई टाइप के फिगर्स आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। इस वर्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स हैं, इनफाइनाइट। हम पढ़ना चाहें तो जैसे हम सर्किल पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। इस टाइप से कई टाइप के फिगर्स पढ़ते हैं। तो अब इन फिगर्स में आपस में रिलेशनशिप बनती है। रिलेशनशिप कैसी होती है? शेप में और साइज में। कुछ फिगर्स शेप में और साइज में दोनों में सेम होते हैं। ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो।
ऐसे फिगर्स को कहते हैं हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स। एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कॉन्ग्रेंट फिगर्स का। दो जुड़वा भाई, दो जुड़वा बहनें, उनकी शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है, उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे दो शेप्स को क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रेंट, क्योंकि उनकी शेप और साइज दोनों सेम है। अब शेप और साइज, दो सर्किल जैसे सर्किल हैं, दो सर्किल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस सेम हो, क्योंकि दूसरी चीज सर्किल में होती नहीं रेडियस के अलावा। रेडियस सेम होगी तो उनकी सर्कमफेरेंस सेम होगी। रेडियस से सब कुछ डिपेंड करता है। तो दो सर्किल की रेडियस अगर सेम है तो वो कहते हैं हम कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। अब दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर अगर स्क्वायर हैं तो सारे एंगल 90 के तो हैं ही, सारे एंगल 90 के, तो अगर साइड भी सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में एल इंटू बी लेंथ और विड्थ होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है? लेंथ और विड्थ। एंगल तो सभी 90 के होते हैं सारे रेक्टेंगल में, कोई भी रेक्टेंगल लेंगे सभी एंगल 90 के होंगे, लेकिन सारे रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए ऐसा तो नहीं है। अब डिपेंड किस पर करेगा? लेंथ पर और विड्थ पर। अगर लेंथ विड्थ सेम होगी तो वो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इस टाइप से फिगर्स में शेप और साइज को देखकर हम कॉन्ग्रेंसी पता कर लेते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, जो कि आपने 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का, पढ़ा है ना। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, द ट्राइंगल्स इन विच द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के सेम हो, इक्वल हो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, तब कहते हैं हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है। अब जैसे एक ये पॉलीगन है, कैसा है कुछ नहीं पता, इसकी साइड 1.5, 3, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। एक दूसरा है, एक मिनट, इसे 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, इसकी साइड्स 5, 5, 5, 5। अब देख रहे हैं इनमें, इसमें साइड, इसकी साइड इसकी डबल है, तो साइड का रेशियो तो सेम हो गया, साइड का रेशियो सेम हो गया है, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी। तो इस टाइप से अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, दूसरा टाइप, सिमिलरिटी। अभी हमने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी, कॉन्ग्रेंसी के बाद आते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में देखो, डिपेंड, शेप किस पर डिपेंड करता है? शेप पर और साइज पर। सिमिलरिटी में क्या होता है? शेप तो सेम होती है, शेप सेम होती है, लेकिन साइज सेम नहीं होती है। कैसे? जैसे कभी कभी जनरली आपने कभी हो सकता सुना हो कि इस लड़के की शक्ल तो बिल्कुल बाप से मिलती है, मतलब शक्ल सेम हो गई। शक्ल सेम कब होती है? जब उनका शेप सेम हो, लेकिन साइज तो सेम हो नहीं सकती, बाप अलग साइज का है, बेटा अलग साइज का है। तो वो कैसे फिगर्स हो गए? सिमिलर फिगर्स। जैसे दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, इनमें डिफरेंस क्या है? रेडियस का, बाकी शेप सेम है, तो ये कैसे हैं? सिमिलर। दो स्क्वायर, कैसे हैं? सभी एंगल इक्वल हैं और साइड में रेशियो होता है, लेकिन वो बताएंगे बाद में। अब सर्किल क्या है? सभी एंगल सेम होंगे, तो ये सर्किल स्क्वायर भी सिमिलर फिगर्स हैं। तो दो फिगर, या अगर हम सर्किल को छोड़ दें, सर्किल में डिपेंड करेगा रेडियस पर, स्क्वायर में डिपेंड करेगा साइड पर। अब पॉलीगन, जनरल पॉलीगन की बात करें, अगर एक पॉलीगन के सभी एंगल्स दूसरे पॉलीगन के सभी एंगल के इक्वल हो और उनकी साइड सेम रेशियो में हो, तो हम कहेंगे कि वो पॉलीगन्स
सिमिलर पॉलीगन्स हैं। तो पॉलीगन्स की सिमिलरिटी में क्या देखना है आपको? सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एक पॉलीगन में जो एंगल्स हैं वही सेम दूसरे पॉलीगन में भी वही एंगल होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड होती है साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल शब्द बार बार सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो। तो दो पॉलीगन कब सिमिलर हो सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। जैसे एक ये मान लो 2.5 2.5 2.5 2.5, ये 5 5 5 5। इसका ये डबल है, इसका ये डबल, इसका ये डबल, इसका ये डबल, साइड सेम रेशियो में होंगे। लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ ये एंगल 90 के हैं और यहाँ ये एंगल 90 के नहीं है, तो एंगल इक्वल नहीं है, तो दोनों सिमिलर फिगर्स नहीं है। क्योंकि एंगल भी इक्वल होना चाहिए, साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। मान लो साइड सेम रेशियो में है, एंगल इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। और मान लो एंगल इक्वल है और साइड सेम रेशियो में नहीं है, तब भी नहीं होगा। देखो जैसे एक ये रेक्टेंगल लिया हमने, एक ये रेक्टेंगल लिया, दोनों के सभी एंगल 90 डिग्री के होते ही रेक्टेंगल में। ये मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड में कोई रेशियो नहीं बन रहा है। साइड में कोई रेशियो नहीं बन रहा क्योंकि लेंथ इसकी 4 है, इसकी 6 है। 4:6 कितना हो जाएगा? 2:3 और 2:5 होगा ये। तो लेंथ में रेशियो जो है वो ब्रेड्थ में रेशियो नहीं है। इसका मतलब साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये फिगर सिमिलर फिगर्स नहीं है। ओके, सिमिलरिटी तो आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में आए। अगर ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी क्या होती है? सेम वही है, साइड सेम रेशियो में होना चाहिए और एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यही पॉलीगन्स की जो है सिमिलरिटी यही ट्राइंगल्स में भी अप्लाइड होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं में से कोई एक आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका, ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट? नो, सिमिलर होते हैं। सेकंड, ऑल स्क्वाड्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, क्योंकि अगर साइड सेम होगी तब तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन साइड सेम नहीं है तो कैसे होंगे? साइड सेम नहीं है तो सिमिलर होंगे, साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, किस टाइप के? आइसोलस और इक्विलेटरल। आइसोलस तो अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में केवल साइड पर, एक साइड पर डिपेंड करेगा, तो साइड दो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर
इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दो पॉलीगन इक्वल कॉन्ग्रेंट सिमिलर कब हो सकते हैं? जब उनके एंगल इक्वल हो और साइड सेम रेशियो यानी प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो इस ट्राई फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के 2 पेयर देना है आपको, 2 एग्जाम्पल देने हैं। सर्किल हो गया, ये दोनों सिमिलर, स्क्वायर हो गया सिमिलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका रेशियो 1:2, 1:2, साइड सारे एंगल्स इक्वल हैं, साइड सेम रेशियो में है। यहाँ मान लो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। अगर 2.5 नहीं भी है तो मान लो 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल से इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे तीनों, और तीनों इसके, तो एंगल इक्वल हो गए। साइड का रेशियो, इसका रेशियो क्या बनेगा? 5:7, इसका भी 5:7, इसका भी 5:7, तो रेशियो सेम हो गया, यानी साइड सेम रेशियो में हो गई, एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये सिमिलर फिगर्स हो गए। अब सिमिलर ना हो, इसी का सेकंड पार्ट में कह रहा है सिमिलर ना हो। सिमिलर नहीं है, नहीं है, साइड सेम रेशियो में नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं। ओके, 2 फिगर्स नॉन सिमिलर, 2 फिगर्स सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखिए आप क्वेश्चन देख रहे होंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 2 फिगर आपको दिए हैं। पहला फिगर दिया है आपको क्या? रोम्बस, जिसकी साइड 1.5 है, और दूसरा फिगर दिया है स्क्वायर। तो रोम्बस के स्क्वायर के एक एंगल से इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे, तो इस सिमिलर फिगर्स नहीं हैं। अब एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एक्सरसाइज फिनिश के बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे आप, उससे रिलेटेड बहुत थ्योरम मिलेंगे अभी आपको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी, और इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी कहती क्या है? बीपीटी कहती है अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड की पैरेलल लाइन खींची जाए जो 2 साइड को इंटरसेक्ट करे, तो जो बाकी दो जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी ये ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींच दी हमने, ये इसका नाम दे दिया डी ई, ये डी नाम दे दिया। डी कैसी है? पैरेलल है बी सी के, तो ए डी और बी डी में जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो ए ई और सी में होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बीपीटी का, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हिंदी में समझा दें, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो बाकी 2 साइड को वो काटती है, और
और बाकी दो साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AD और BD में जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो AE और CE में होगा। इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, intersects AB and AC at points D and E respectively। अब हम प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD रेशियो BD विल बी इक्वल टू AE रेशियो CE। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने बताया था आपको प्रूफ में 4 स्टेप हो सकती हैं, तो जनरली चौथा कंस्ट्रक्शन हो सकता है अगर ज़रूरत है तो। इसमें ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, ई से AD पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो EL, और D से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दो DM, और CD को ज्वाइन कर दो और EB को ज्वाइन कर दो। इतना काम कर लीजिए आप। तो लिखिए DM परपेंडिकुलर टू AC, EL perpendicular to AB are drawn and BE and CD are joined। इनको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखिए प्रूफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, AD का अगर हम AD को बेस मान लें तो 1/2 AD इंटू हाइट क्या बन जाएगी इसकी, EL। क्या बनेगी, EL। और AD का अगर हम AE को बेस मान के निकालें तो 1/2 AE इंटू DM। ये हो गया। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालें, इसका DEB का, DEB का रेशियो क्या होगा 1/2 बेस BD इंटू हाइट क्या होगी इसकी EL। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 इसका बेस क्या बनेगा CE और हाइट क्या होगी DM। ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट मान लो, इन दोनों को सेकंड मान लीजिए। अब देखो नाइन्थमिक थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, अगर एक ही बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल DEB और DEC आर एट सेम बेस DE बिटवीन DE पैरेलल BC, सो देयर एरिया विल बी इक्वल। देखें अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या मिलेगा 1/2 AD इंटू EL और ये 1/2 BD इंटू EL।
EL कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा AD अपॉन BD। इसको मान लीजिए आप सेकंड। अब आइए आप थर्ड में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC 1/2 AE इंटू DM, और ये 1/2 CE इंटू DM। तो क्या मिलेगा AE DM कैंसिल, ये कैंसिल, क्या इक्वल हो जाएगा AE अपॉन CE, AE अपॉन CE हो गया। ओके, तो इसको यहाँ लिख दो शॉर्ट में, एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विल बी इक्वल टू AE अपॉन CE। इसको क्या मान लिया हमने, थर्ड। अब देखो ये थर्ड हो गया। अब आगे बढ़े हम, इसमें ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर एट सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसमें थोड़ा सा इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। Since triangle BDE and triangles DEC are at same base क्या है DE, and between DE parallel BC, तो सेम बेस पर है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनके एरिया इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये इक्वल हो गया। इसको मान लीजिए आप कौन सा, फोर्थ पार्ट। बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी ले लें। अगर हम देखो इसकी वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ADE की तो ADE के इक्वल हो गई होगा, कोई दिक्कत नहीं। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, DEB को लिख सकते हैं हम क्या, DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब AD अपॉन DEB की वैल्यू क्या रखी है, AD अपॉन BD, और AD अपॉन DEC की वैल्यू क्या रखी है, AE अपॉन CE, तो AE अपॉन CE, हैंस प्रूव्ड। तो हमने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो बाकी दोनों साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT। ओके, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड अभी 3-4 थ्योरम्स और होंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो इतना तैयार कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप, और अच्छी तरह समझ लीजिए। 2-3 बार इसको करके भी देख लें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।